हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनोबाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि की प्रैक्टिस सेट नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा टेट और सुपर टेट के लिए और सीटेट के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा गया है। अधिगम वक्रों को में कभी कभी देखा गया है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम के पठार कहलाते हैं। अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा आदि। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन गेट्स और अन्य के द्वारा दिया गया है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है गेट्स व अन्य के अनुसार स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करता है। तो ये बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है बुद्धि का मापन करता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 ईस्वी में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युंग ने। युंग ने ही अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है वह सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं, रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेश जन तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनियमित विकास का नियम जो है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर, निकट से दूर की ओर विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत ये सही है। परस्पर विकास संबंध ये विकास का सिद्धांत है। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वह विकास का सिद्धांत नहीं है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जित का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत,
विकासक्रम का सिद्धांत आदि के विकास सिद्धांत हैं, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है अधिगम से संबंधित है, यह विकास से सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्लॉक ने दिया था। हार्लॉक ने कहा दिया कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। हार्लॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार्डनाइक ने जो है 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही उत्तर मैकडूगल होगा। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया है। ठीक है, इसका उत्तर सही उत्तर बी हो जाएगा। बी जो है मैकडूगल ने किया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में संबद्ध एक संवेग बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया था? यह कथन डबलिन ने दिया था। ठीक है, डबलिन ने कहा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा सीखने की प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहु अनुक्रिया का जो नियम है सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का जो नियम है वह आपका सीखने के प्रमुख नियम है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थार्डनाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के कतिपय नियम का प्रतिपादन किया था। इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसका एक नियम था मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है, मुख्य नियम के 3 अंग थे। पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, यह है मुख्य नियम के अंतर्गत। और गौण नियम के कुछ भाग थे। बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का अनुक्रिया का नियम जो है गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर यस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है यस जलोटा ने 12 वर्ष से 16 बच्चों के लिए हिंदी में परीक्षण का प्रतिपादन किया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया 1963 में किया था, और जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू, आंग्ल भाषा में 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक। सामान्य योग्यता कारक को जी फैक्टर कहते हैं और विशिष्ट योग्यता कारक को यस फैक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर डी होगा, सीखने का समग्र सिद्धांत जो हल ने दिया था ये युग्म सही नहीं है। देखिए, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्डनाइक ने दिया था। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी स्किनर ने दिया था। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पाओलोव ने दिया था। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखने की समग्र अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने का समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका द्वारा किया गया, जबकि हल ने सीखने के
प्रबलन का सिद्धांत दिया, प्रतिपादन किया था। ठीक है, हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने सीखने के समग्र का सिद्धांत सीखने का समग्र सिद्धांत उन्होंने नहीं किया था। सीखने का समग्र सिद्धांत जो है कोहलर और कोप्का द्वारा दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर गाल्टन हो जाएगा। गाल्टन जो है सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गाल्टन के अनुसार सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक अनुसार वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांत की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है जिनके मानव जाति की नस्ल सुधर सके। ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।